हाय स्टूडेंट्स, महेंद्र कुमार जोनवाल एक बार फिर से आपको ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9 का पार्ट नंबर 1, कक्षा 9 का जो पार्ट नंबर 2 है उससे मैंने एक वीडियो डाल चुका हूं, लेकिन हम आज कक्षा 9 का पार्ट नंबर 1 से जो क्वेश्चन आंसर बच रहे थे उन क्वेश्चन आंसर को सोल्व करेंगे हम। ठीक है, उन क्वेश्चन आंसर को क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे। बेटा एक चीज़ देखिए, हमारे पास में सेल्सियस में ताप होता है, केल्विन में ताप होता है, रोमर में ताप होता है, फ़ारेनहाइट में ताप होता है। ये तापमान मापने की क्या है, इकाइयाँ हैं। यदि आपको कोई पूछ ले कि सेल्सियस में ताप निकालो और केल्विन में आपको ताप दे रखा हो, तो सेल्सियस में जब ताप निकालते हैं तो केल्विन में जो ताप दे रखा है उसमें से 273 को घटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि 273 क्या है, परम ताप है। क्या है 273? परम ताप। तो सेल्सियस में जब ताप निकालते हैं तो केल्विन में ताप दे रखा है उसमें से 273 क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। और यदि आपसे कोई केल्विन में ताप पूछ ले तो सेल्सियस ताप में कितना जोड़ देते हैं, 273, पक्षांतरण कर देते हैं। केल्विन इधर आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस का इधर की साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। ये माइनस का, ये माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में दो फॉर्मूले हैं कि सेल्सियस में ताप और केल्विन में ताप कैसे निकाला जाता है। ये दोनों के दोनों आपके पास में फॉर्मूले हैं। अब हम चलते हैं बुक के क्वेश्चन आंसर की तरफ। बुक के क्वेश्चन आंसर क्या कहते हैं वो देखो। बेटा बुक उठा लेना आप एक बार और फिर उसके बाद में चलेंगे। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। मतलब सेल्सियस में हमको तापमान निकालने की कह रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, सेल्सियस में तापमान निकालिए। तो उसमें पहला दे रखा है 300 केल्विन। पहला कितना दे रखा है, 300 केल्विन। और जो दूसरा दे रखा है, पहले का दूसरा क्वेश्चन, वो दे रखा है 573 केल्विन। 573 केल्विन। ठीक है, अपने को किस में पूछ रहा है, सेल्सियस ताप में। सेल्सियस ताप में आप लोगों को पता है कि डिग्री सेल्सियस बराबर होता है केल्विन माइनस 273, यही होता है। मैंने इसको शॉर्टकट लिख दिया कि डिग्री सेल्सियस निकालने के लिए केल्विन में से कितना घटाएंगे, 273। घटा बेटा, केल्विन में कितना दे रखा है, 300, और 273 क्या करना है, इसमें से घटाना है। घटाओ, इसके अंदर से कितना आएगा, 10 में से 3 गया तो 7। ठीक है, 9 में से 7 गया तो 2, और 2 में से 2 गया तो 0। तो हमारे पास कितने डिग्री सेल्सियस आ जाएगा तापमान, कितने डिग्री सेल्सियस आएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। तो पहले का क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 27 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से दूसरे का देखो, डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273, कि डिग्री सेल्सियस में हमको आंसर चाहिए, केल्विन दे रखा है हमको। तो देखो केल्विन में कितना दे रखा है, 573 केल्विन दे रखा है, उसमें से 273 को क्या करना है, माइनस करना है। जब इसमें से हम माइनस करेंगे इसको, तो 3 में से 3 गया तो 0, 7 में से 7 गया तो 0, और 5 में से 2 गया तो 3। तो कितने डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, 300 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। आएगा बेटा, इन दोनों को फॉर्मूला को आप पहले उतार लीजिएगा, फिर इसके बाद में ये क्वेश्चंस के आंसर लिखिए। ये यहाँ से ये आंसर है, यहाँ से ये क्या है, आंसर है इनके। ठीक है, इन दोनों को आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हमको तापमान दे रखा है डिग्री सेल्सियस में। किस में दे रखा है, डिग्री सेल्सियस में हमको तापमान दे रखा है, और हमसे पूछ रहा है कि केल्विन में तापमान ज्ञात कीजिए। किसमें, केल्विन में तापमान को ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास सूत्र है, केल्विन का ताप निकालने के लिए डिग्री सेल्सियस के ताप में 273 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हम पहले को सोल्व करते हैं। पहले में हमको संख्या दे रखी है, वो दे रखी है तापमान की 25 डिग्री सेल्सियस।
कि 25 डिग्री सेल्सियस के ताप को आप केल्विन में परिवर्तित कीजिए। तो आप लोगों को पता है कि केल्विन में ताप परिवर्तित करने के लिए या केल्विन का ताप ज्ञात करने के लिए डिग्री सेल्सियस में 273 को आप ऐड करोगे, यही होगा। तो देखो बेटा, डिग्री सेल्सियस में कितना दे रखा है 25, इसके अंदर कितना ऐड करना है 273, ऐड करो 5 और 3 8, 2 और 7 9, 2, तो कितने केल्विन आ गया 298 केल्विन ताप आ गया। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में डिग्री सेल्सियस में तापमान कितना दे रखा है 373 दे रखा है, और चाहिए किस में केल्विन में। तो सूत्र हमारे पास में क्या है, केल्विन के ताप में डिग्री सेल्सियस का ताप जोड़ के और उसके साथ में कितना जोड़ेंगे 273, डिग्री सेल्सियस का ताप रख के कितना जोड़ेंगे 273। तो देखो डिग्री सेल्सियस में कितना तापमान दे रखा है 373, और जोड़ना कितना है इसके अंदर 273। जोड़ो बेटा, 3 और 3 6, 7 और 7 14, हासिल 1, 1 और 3 4, 4 और 2 6। ठीक है, तो कितने केल्विन का ताप आ गया 646 केल्विन। टोटल में गड़बड़ हो सकती है, आप एक बार प्लीज़ क्रॉस चेक कर लीजिए, मान रखना मैंने सिखा दिया। तो आप लोगों को जब भी केल्विन में ताप निकलवाए तो सेल्सियस में 273 जोड़ दो, और यदि सेल्सियस में निकला है तो केल्विन में से कितना घटाना है 273 घटाना है। ठीक है, माइनस प्लस का खेल है और कुछ भी नहीं है, आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद में हम थोड़ा आगे चलेंगे। अब जो अगला हमारे पास सवाल है वो सवाल क्या है वो देखो, सवाल नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है निम्नलिखित अवलोकनों के हेतु कारण लिखिए। मतलब क्या है कि कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको हमको पढ़ने हैं और पढ़ के और उनके क्या है कारण लिखने की, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो बुक्स आपके पास होगी, आप लोग देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, जब भी मैं PDF आपको दूंगा तो PDF में क्वेश्चन के साथ में आंसर भी आएंगे। ठीक है, PDF में क्वेश्चन भी आएंगे आपको, PDF में क्या आएंगे क्वेश्चन भी आएंगे, और क्वेश्चन के साथ में आपको आंसर भी आएंगे, क्वेश्चन और आंसर दोनों आएंगे उसके अंदर। ठीक है, चित्र भी आएंगे, जहाँ बनाने होंगे वहाँ चित्र भी आएंगे। तो आप इस चीज़ की टेंशन ना लो, लेकिन बुक आप परचेज कर लो, क्योंकि हो सकता है जल्द ही स्कूल खुले। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है, नैप्थलीन को खुले हवा में रखने पर ये समय के साथ कुछ ठोस पदार्थ छोड़े बिना ही अदृश्य हो जाती है। क्या कहना चाहता हूँ सुनो, हमसे ये कहना चाहती है ये कि नैप्थलीन की जो गोलियाँ होती हैं ये द्रव में परिवर्तित नहीं होती, ये सीधी क्या है ठोस से अदृश्य हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है। अदृश्य हो जाने का मतलब ये है कि द्रव बनेगा तो पिघलेगा तो बहेगा तो हमको दिखेगा, लेकिन ये ठोस पदार्थ खुले हवा में रखते ही नैप्थलीन की गोलियाँ जो हम कपड़ों में रखते हैं, गेहूँ में रखते हैं, वो क्या है धीरे धीरे पिघलती हैं, लेकिन हमको लगता नहीं है कि ख़राब हो गई, ये पिघल गई, वो सीधे अदृश्य हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, उसका कोई रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि नैप्थलीन में ऊर्ध्वपातनीय का गुण पाया जाता है। ऊर्ध्वपातन विधि, आप लोगों को पता है इस चीज़ का कि ऊर्ध्वपातन विधि वह विधि होती है जिसके अंदर क्या होता है कि ठोस पदार्थ सीधा किस में परिवर्तित हो जाता है, गैस में। ठोस पदार्थ सीधा किस में परिवर्तित हो जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इसमें द्रव नहीं बनता। अब द्रव बनेगा तो हमको पता चलेगा, लेकिन द्रव बनता ही नहीं है। तो नैप्थलीन में कौन सा गुण पाया जाता है, ऊर्ध्वपातनीय का गुण पाया जाता है, अर्थात ये सीधी ठोस से क्या बनती है, वाष्प बन जाती है, इसलिए हमको दिखाई नहीं देती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हम सेंट लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, इसकी गंध बहुत दूर बैठे व्यक्ति को पहुंच जाती है। ये उदाहरण मैंने विसरण का उदाहरण दिया था आपको कि विसरण, कि हम यहाँ पे इस कोने में परफ्यूम लगाएंगे तो इसके कण अधिक कणों वाली जगह से कहाँ पहुँच जाएंगे, कम कण वाली जगह पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे कमरे में क्या है हमारे पास में परफ्यूम की सुगंध पहुँच जाएगी। तो ये परफ्यूम के अंदर क्या पाया जाता है, इत्र के अंदर क्या पाया जाता है, विसरण का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है, विसरण का, मतलब अधिक कणों वाली जगह से कहाँ पहुँच जाती है, ये कम कणों वाली जगह पर पहुँच जाती है। ठीक है, जहाँ जहाँ कम कण होते हैं वहाँ पहुँच जाती है।
और दूसरा इसमें वाष्पीकरण भी पाया जाता है। वाष्प के रूप में ये क्या है, उड़ती हुई। वाष्प के रूप में क्या होती है, उड़ती हुई। तो नैप्थलीन में तो ऊर्ध्वपातनी का गुण पाया जाता है, इसलिए ठोस से सीधी वाष्प बन जाती है। और इत्र में वाष्पीकरण की दर भी अधिक होती है, वाष्प भी ज़्यादा बनती है, और दूसरा इसमें विसरण भी पाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन ये है कि हमको तीन पदार्थ दे रखे हैं, पानी दे रखा है, चीनी दे रखी है, ऑक्सीजन दे रखा है। पानी, चीनी और ऑक्सीजन दे रखा है। वो हमसे ये कहना चाहता है कि इनको बढ़ते हुए आकर्षण के क्रम में डालिए। बढ़ते हुए आकर्षण के क्रम में डालिए। आकर्षण बल का मतलब तुम समझ गए होंगे कि कण हमारे पास में क्या है, आकर्षण का मतलब अट्रैक्शन फोर्स, एक कण दूसरे कण को चिपकाए रखे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता है सबसे ज़्यादा आकर्षण बल किस में होता है, ठोस में, उससे कम किस में होता है, द्रव में, और सबसे कम किस में होता है, गैस में। तो यहाँ पे सबसे पहले वो कह रहा है बढ़ते हुए क्रम में, मतलब सबसे कम वाला, फिर उससे ज़्यादा वाला, और फिर उससे ज़्यादा वाला, ऐसे चाहिए। तो सबसे कम आकर्षण बल किस में होता है, गैस में। तो इसमें से गैस कौन सी है, ऑक्सीजन। फिर उससे ज़्यादा किस में होता है, द्रव में, पानी, और सबसे ज़्यादा किस में होगा, ठोस में, चीनी में। तो सबसे कम आकर्षण बल गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में, ठीक है बेटा। आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए। फिर इसके बाद में हम चलेंगे 5वें क्वेश्चन की ओर। हम कौन से क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 5वें क्वेश्चन की ओर, ठीक है। करो आप। हाँ तो बेटा अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमको क्या है, ABC 3 टेम्परेचर दे रखे हैं, तीन तापमान दे रखे हैं, 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। हमसे कहना चाहता है कि जो जल है इन तापमान पर कैसी भौतिक अवस्था में रहेगा, ठोस में रहेगा, द्रव में रहेगा, या गैस में रहेगा। तो दिमाग में क्या क्या रखना वो देखो। आप लोगों को पता है इस चीज़ का कि सियाचिन में हमारे सैनिक 0 डिग्री सेल्सियस पर रहते हैं, -0 डिग्री सेल्सियस पर भी रहते हैं। तो मतलब वहाँ पे क्या जमती है, बर्फ़ जमती है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस या -0 डिग्री सेल्सियस पे क्या जम जाती है, बर्फ़। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी कौन सी अवस्था में आ जाएगा, बर्फ़ अवस्था में या ठोस अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। अब आज का तापमान है 25 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री। गर्मी में यही होता है। तो 25 डिग्री, 35 डिग्री इन तापमान पर पानी कैसी अवस्था में आ जाएगा, द्रव अवस्था में आ जाएगा। कैसी अवस्था में, द्रव अवस्था में। और यदि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी चला गया तो वहाँ पे पानी उबलने लग जाता है। क्या होने लग जाता है, उबलने, मतलब वो वाष्प बन जाता है, पानी की गैस बन जाएगी। क्या बन जाएगी, गैस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी की बर्फ़ बनेगी, मतलब ठोस अवस्था में। 25 डिग्री सेल्सियस पर पानी द्रव अवस्था में चला जाएगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगेगा, अर्थात उसकी वाष्प या गैस बन जाएगी। ये तो हमारे पास में 5वां क्वेश्चन है। ये जो मैंने ये लाइन कर रखी है, ये क्वेश्चन A है यहाँ तक, ये B है और ये C है। अब क्वेश्चन अगला आता है, क्वेश्चन नंबर अगला जो छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है हमको पुष्टि हेतु कारण दीजिए। मतलब क्या है कि हमको जो क्वेश्चन दे रखा है उसका कारण बताओ क्या है। पहला क्वेश्चन है कि जल कमरे के ताप पर द्रव है। जल कमरे के ताप पर क्या है, द्रव है। तो जल क्या है, पानी क्या है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसका क्या कारण है, उसका कारण ये है कि आप द्रव के गुण लिख दो वहाँ पे। किसके गुण लिख दो, द्रव के। तो द्रव का पहला गुण क्या है कि द्रव, पहली बात तो उसके अंदर बहने का गुण पाया जाता है। द्रव के अंदर कौन सा गुण पाया जाता है, बहने का, द्रव बहता है। दूसरा कि पानी को जिस बर्तन में डालेंगे उसी आकार को ग्रहण कर लेगा। हम पतीले में डालेंगे, पतीले का आकार ग्रहण कर लेगा, गिलास में डालेंगे, गिलास का आकार ग्रहण कर लेगा। तो ये हमारे पास में पहले का आंसर हो गया कि हमारे पास जल जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, उसके अंदर बहने का गुण पाया जाता है और वस्तु के अनुसार वो आकार ग्रहण कर लेता है। दूसरा हमसे क्या कह रहा है कि कमरे के ताप पर लोहे की अलमारी ठोस है। ये पानी तो द्रव है और कमरे के ताप पर लोहे की अलमारी क्या है, ठोस। तो ठोस का गुण क्या है, ठोस के अंदर दृढ़ता पाई जाती है, मजबूती पाई जाती है। तो पहला तो ठोस का क्या गुण है, दृढ़ता का गुण। और दूसरा उसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। दृढ़ता का गुण पाया जाता है और आकार क्या होता है, निश्चित होता है।
और भी लिख सकते हो, आकर्षण बल अधिक होता है, कण बिल्कुल पास पास होते हैं, ठीक है। हाँ, अब हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है वो देखिए। 273 केल्विन अर्थात परम ताप पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। मतलब क्या है, 273 केल्विन पर बर्फ़ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर अधिक शीतलता प्राप्त क्यों होती है। तो मैंने आपको संगलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा पढ़ाई थी। तो ठोस में तो कौन सा होता है, संगलन की गुप्त ऊष्मा, क्योंकि बर्फ़ क्या है, ठोस। तो इसमें तो कौन सी गुप्त ऊष्मा है, इसीलिए बर्फ़ के ऊपर देखा होगा आपने, हल्की हल्की सी भाप से निकलती रहती है, उसके अंदर से भी ऊष्मा निकलती हो, तो उसमें कौन सी अवस्था, कौन सी ऊष्मा होती है, संगलन की गुप्त ऊष्मा। और हमारे पास में जो अगला क्वेश्चन है 8वां, उबलते हुए जल अथवा भाप से, मतलब भाप से हमको ज़्यादातर गर्मी क्यों महसूस होती है, हमको ताप ज़्यादा क्यों लगता है। रोटी को भी आप फोड़ते हो उसकी पपड़ी को, तो उसमें ज़्यादा भाप लगती है आपको। देखो, उबलते हुए पानी की भाप आपको ज़्यादा लगती है, क्यों, क्योंकि आपको वहाँ पे कौन सी ऊष्मा होती है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। कौन सी ऊष्मा होती है बेटा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो जहाँ भी आपको ठोस की बात आए तो संगलन की गुप्त ऊष्मा, और जहाँ भी आपके पास में द्रव की बात आए, द्रव के उबलने की बात आए, तो वहाँ पे कौन सी ऊष्मा होती है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है बेटा, ठीक है। तो ये आप लोग इसको उतारो, फिर हम इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन कराएंगे इस पार्ट का। हाँ तो बेटा, अब हमारे पास में इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। उस क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रखा है, बॉक्स बना रखे हैं, एक अवस्था से दूसरी अवस्था, दूसरी अवस्था से तीसरी अवस्था, तीसरी से चौथी अवस्था में क्या है, बॉक्स बना रखे हैं। और फिर वो कह रहा है कि ABCD में क्या हुआ है। मतलब मान लो ऐसे लिख दिया कि ठोस से द्रव अवस्था प्राप्त हो रही है, और यहाँ पे लिख दिया A। क्या लिख दिया, A। तो आप लोगों को पता है कि ठोस से द्रव बनता है, तो उस अवस्था को हम कहते हैं गलनांक। क्या कहते हैं, गलनांक, ठीक है। बर्फ़ पिघलती है, मेल्ट होती है। और जब द्रव से वाष्प बनता है, मतलब पानी से भाप बनेगी, तो वाष्पन। वाष्प से वापस द्रव बनेगा तो उसे हम कहते हैं संघनन। जैसे चाय की केटली है, और नहीं चाय की केटली मत जाओ, आप पानी उबालते हो तो पानी के ढक्कन पे भाप लगती है, भाप की बूंदें वापस गिरती हैं तो वापस द्रव बनता है कि नहीं बनता, तो वो क्या कहलाता है, संघनन। कि द्रव का वाष्प में परिवर्तित वाष्पन, और वाष्प का वापस द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, संघनन। जब पानी को हम जमाएंगे तो उसकी बर्फ़ बन जाएगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, हिमांक, अर्थात द्रव का ठोस अवस्था में परिवर्तन हिमांक कहलाता है, ठीक है। वहाँ भी हमको कुछ बॉक्स दे रखे हैं, ABCD का पूछ रहा है कि A में क्या हुआ है, B में कौन सी अवस्था परिवर्तित हुई है, C में कौन सी हुई है। तो मैंने आपको बता दिया कि उन बॉक्स के आधार पे ये हो रहा है कि A बॉक्स में गलनांक हो रहा है, अर्थात वहाँ पे ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जा रहा है कोई। B में वाष्पन हो रहा है, वहाँ पे द्रव अवस्था से क्या हो रहा है, वाष्प बन रहा है। C में संघनन हो रहा है, वाष्प से द्रव बन रहा है। D में हिमांक बन रहा है, मतलब वहाँ पे द्रव से ठोस बन रहा है। और E और F में क्या बन रहा है, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है कि जहाँ पे हमारे पास में ठोस सीधे किस में चले जाए, वाष्प में चले जाए, ठोस सीधा किस में चले जाए, वाष्प में चला जाए, और द्रव में बने ही ना, तो उसको हम कहेंगे ऊर्ध्वपातन। क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। ठोस सीधा किस में चले जाए, वाष्प में, तो ये ऊर्ध्वपातन होते हैं। जिसमें आपको बताया मैंने पदार्थ, नैप्थलीन, नौशादर, ये सब। तो आप लोग, ये पार्ट हमारा आज कंप्लीट हुआ। मैं एक वीडियो आपको अपलोड कर चुका हूँ पार्ट नंबर 2 की। आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को दोस्तों से सब्सक्राइब कराओ, बेल आइकॉन को प्रेस कराओ, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर भी करो वीडियो, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो, ठीक है। और ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है,
आई के 0207 आगे अंडरस्कोर है। ये मेरे मोबाइल नंबर है। यहाँ पे ये मोबाइल नंबर पे आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो वाया मैसेज ओनली और कॉल। ठीक है, आप लोग हमारा साथ दो, हम अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आ रहे हैं। आई होप कि जल्द से जल्द स्कूल खुलेंगे, हम ऑफलाइन क्लासेज में आपसे मिलेंगे। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो पढ़ाई पे, और जितना करा दिया जाता है उसको माइंड में फिट करते हुए, होमवर्क को पूरा करते हुए और याद करो। ठीक बेटा, पार्ट नंबर 2 की जो दूसरी वीडियो है वो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आप कर लो, उसके बाद में करना, क्योंकि ये चैप्टर आप कंप्लीट कर लोगे, इसके पूरे नोट्स कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद में आप आगे करना। ठीक है बेटा, अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।